एक स्टूडेंट लीडर की तरह से रख दें। इसलिए ये अंतरिम सरकार से बाहर निकले और अपनी एक राजनीतिक पार्टी बना लिए 1 मार्च के दिन, और नई पार्टी लॉन्च करके अपना मिशन क्लियर कर दिए कि अब हम भी चुनाव में पार्टिसिपेट करेंगे। तो बांग्लादेश की राजनीति में इस समय 4 बड़े चेहरे हैं। शेख हसीना आवामी लीग से हैं, फिलहाल भारत में है। खालिदा जिया, जो कि जब शेख हसीना पीएम हुआ करती थी तब इलाज कराने के बहाने लंदन छुपकर बैठी थी, लेकिन अब ये लौट चुकी हैं। इसी तरह से मोहम्मद यूनुस, जो इस समय अंतरिम सरकार में है, किसी को नहीं पता कि ये कैसे सरकार में है, तो आशीर्वाद स्वरूप अमेरिका का ही हाथ माना गया कि भाई उनने इनके ऊपर आशीर्वाद रखा हुआ था कि हाँ भाई चलते रहो, तो ये इस्माइल के साथ चलते रहे। ये नाहिद इस्लाम है, जो ये समझ गए थे कि बहुत दिन तक इनके साथ रहे तो इतिहास बन जाएंगे। ऐसे में इन्होंने अपनी पार्टी बनाई और अब जातीय नागरिक पार्टी के नाम से अपनी पार्टी चलाते हैं। इनका कहना है कि हम ना तो प्रो पाकिस्तान होना चाहते, ना प्रो इंडिया होना चाहते। बांग्लादेश की राजनीति में शेख हसीना प्रो इंडिया मानी जाती हैं, खालिदा जिया प्रो पाकिस्तान मानी जाती हैं, और ये कह रहे हैं कि हम कहीं के नहीं हैं, हम बांग्लादेश फर्स्ट हैं। तो भाई साहब, आप कौन हैं? अमेरिका फर्स्ट हैं। तो ये नया रूप लेकर के अमेरिका फर्स्ट का चले आए थे। तो इनका जो अमेरिका बाइडेन वाला प्रेम था, इसके चलते बांग्लादेश के अंदर सत्ता परिवर्तन हुआ, वो आपने और हमने सबने अच्छे से देखा। लेकिन अब क्या हो रहा है? अब ये हो रहा है कि यूनुस सोच रहे हैं कि वो पद से रिजाइन कर दें। क्यों रिजाइन कर दें? बोले सब लोग हमारी सहमति में हैं ही नहीं। कौन सब लोग? ये सारे लोग जो हैं ये इनके समर्थन में नहीं हैं। और समर्थन में नहीं है इस बात के बारे में कौन बताया? खुद नाहिद इस्लाम बता दिया। नाहिद इस्लाम ने हाल ही में बीबीसी बांग्ला को अपने इंटरव्यू में बताया कि मैं जाकर सर से मिला था। कौन से सर से मिला था? मोहम्मद यूनुस से मिले थे और सर से पूछा था कि सर क्या सोच रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं जो करना चाहता हूं वैसा लोग मुझे करने नहीं दे रहे हैं, तो मुझे लगता है कि पद छोड़ देना चाहिए। तो उनमें वो कौन लोग हैं जो सर को कुछ करने नहीं दे रहे हैं? तो उसमें नाम आर्मी चीफ का आता है। आर्मी चीफ कौन है? तो वकार उज्जमान है। वकार उज्जमान कौन है? वकार उज्जमान वो हैं जो शेख हसीना के टाइम पर सेना प्रमुख बने थे। सेना प्रमुख वकार उज्जमान शेख हसीना के रिलेटिव भी कहे जाते हैं, जीजाजी कहलाते हैं। असल में शेख हसीना की चाचा की जो बेटी हैं उनके ये हस्बैंड हैं। तो शेख हसीना से इनका पारिवारिक रिश्ता भी है। शेख हसीना के टाइम पर ही इन्हें सेना अध्यक्ष बनाया गया था। तो चीफ जो वकार उज्जमान है, ये फिर भी शेख हसीना के जाने के बाद देश में बने रहे और मोहम्मद यूनुस को प्रॉपर तरीके से सपोर्ट करते रहे। एक पल के लिए तो वकार के बारे में यह भी कहा जाने लगा कि जिन्होंने इन्हें सत्ता में बिठाया उनकी ही ये लोग ये खिलाफत कर दी है। लेकिन वकार ने अपनी इमेज नेशन फर्स्ट की रखी। बांग्लादेश में यह रहा कि अगर देश में मोहम्मद यूनुस को लगता है कि देश के साथ कुछ भला हो सकता है तो सेना मोहम्मद यूनुस के साथ है। अगर सेना के सहयोग से बांग्लादेश में कुछ अच्छा होता है तो हम शेख हसीना के समर्थन में कुछ करेंगे नहीं, हम सरकार चलने देंगे, अंतरिम सरकार भी चलने देंगे। लेकिन चच्चा को लगने लगा कि शेख हसीना के केस में जब ये कुछ नहीं बोले थे तो मेरे केस में भी क्या बोलेंगे। तो वकार उज्जमान को चच्चा ने बाईपास करना शुरू कर दिया। मोहम्मद यूनुस जो हैं वो इन्हें बाईपास करके कुछ बड़े फैसले लेने लगे। इस बात पर ये बिखर गए और उन्होंने धमकी दे दी। धमकी क्या दे दी? उन्होंने हाल ही में मोहम्मद यूनुस के एक फैसले को गाली गलौच दे दी और यह तक कह दिया कि अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, यदि आप नहीं समझ पा रहे हैं तो समझ लीजिए, आर्मी के काम में टांग मत लगाइए। मोहम्मद यूनुस को जैसे ही सेना ने धमकाया, क्योंकि सत्ताएं बिना पावर के नहीं चलती हैं और इनकी इस समय सबसे बड़ी ताकत सेना बनी हुई है। और सेना ही अगर खिलाफत में खड़ी हो जाए और सेना यह धमका दे कि आप अपना काम करिए, सेना के काम में टांग मत लगाइए, अगर आपने यह सब किया तो इन्होंने मतलब इनके डिसीजन को बहुत भला बुरा कह दिया, पब्लिकली कह दिया। तो ऐसे में इनकी चिंता बढ़ गई। तो नाहिद इस्लाम जाकर चच्चा से मिले, पूछे डर लग रहा है क्या? बोले हाँ बहुत तेज लग रहा है, लोग मान नहीं रहे हैं हमारी बात। तो कौन नहीं मान रही है? सेना नहीं मान रही है इस बात को। तो अब समझना होगा कि इनके साथ में हो क्या रहा है, इन्होंने कौन सा ऐसा फैसला ले लिया, इनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं कहां जा रही थी, किस तरह से अब बांग्लादेश में फिर से चुनाव देखे जा सकते हैं। तो देखिए इनके बारे में थोड़ा लिटिल बिट ब्रीफिंग कर देते हैं। बात अगस्त 2024 की है। अगस्त 2024 में जब शेख हसीना भारत पहुंची थी, उससे पहले क्या क्या हो रहा था? तो आंसर यह है कि पाकिस्तान के प्रभाव से कहिए या अमेरिका के प्रभाव से कहिए, शेख हसीना के खिलाफ खालिदा जिया की पार्टी के द्वारा और अमेरिकी पैसे से स्टूडेंट प्रोटेस्ट के माध्यम से शेख हसीना की सरकार को चैलेंज किया जा रहा था।
कहा जा रहा था कि बांग्लादेश के अंदर सब कुछ सही नहीं चल रहा है। सब कुछ सही से मतलब है कि यहां पर बहुत कुछ कंट्रोल में है शेख हसीना के। शेख हसीना के पिताजी ने जब कभी बांग्लादेश बनाया था तो बोले शेख हसीना ने अपनी बपौती मान लिया है, पिताजी देकर गए हैं तो वो शासन चला रही हैं। ऐसे में एक स्टूडेंट अनरेस्ट क्रिएट होता है। ये चेहरा बनते हैं, असल में चेहरा नहीं बनते हैं, उन स्टूडेंट्स के सामने इनको खड़ा कर दिया जाता है कि तुम इन्हें लेकर जाओ ताकि तुम एक विकल्प दे सको। ये विकल्प लेकर आए क्योंकि कहीं से कोई नोबेल पुरस्कार पा गए थे, तो ये नोबेल पुरस्कार के चलते बांग्लादेश की सरकार का चेहरा बने, अमेरिका समर्थित। और इन्होंने अपनी तरफ से बांग्लादेश के अंदर नए रिफॉर्म्स लाने की बात कही कि हम बांग्लादेश को बहुत आगे तक लेकर जाएंगे। ऐसे में इन्होंने काम करना शुरू किया। काम में इनकी सारी नीतियां भारत विरोधी दिखाई देना शुरू हुई। पाकिस्तान प्रेम दिखा, चाइना प्रेम दिखा, भारत के खिलाफ शेख हसीना का जो गुस्सा है वो भारत के खिलाफ इन्होंने मोड़ दिया। पूरे बांग्लादेश को पूरी तरह एंटी इंडिया बनाने का इन्होंने प्रयास किया। बढ़िया से ये काम चल भी रहा था क्योंकि दुश्मनी जो शेख हसीना से थी वो भारत के खिलाफ बढ़िया से निकलवाई जा रही थी। कई सारे ऐसे प्रयास किए इन्होंने जो भारत के इतने लंबे समय से एहसान तले तले जो बांग्लादेश दबा हुआ था, उन सारे एहसानों को ओवरकम कर गया। इनको ऐसा लगने लगा कि मुजीबुर रहमान जो कि बांग्लादेश के राष्ट्रपिता कहे जाते हैं या बंग बंधु कहे जाते हैं, उनको उखाड़ करके आने वाले समय में यही बंग बंधु कहलाएंगे। यानी आने वाले समय में इनकी महत्वाकांक्षाएं ऐसे बढ़ने लगी कि जैसे भारत में महात्मा गांधी हैं, पाकिस्तान में जिन्ना है, बांग्लादेश में मुजीबुर रहमान है, ऐसे आने वाले समय में लोग इन्हें याद रखेंगे। इनकी यही लालसा इन्हें एक और गलती की तरफ अग्रसर करती ले गई। असल में जितना भी ये पॉलिटिकल अनरेस्ट था वो इसलिए था कि शेख हसीना ने पिछले जो चुनाव जीते थे उसमें खालिदा जिया की पार्टी को चुनाव ही नहीं लड़ने दिया था, या यूं कहिए कि उन्होंने चुनाव से पहले जो अंतरिम सरकार बनानी होती है वो नहीं बनाई थी, जिसके चलते खालिदा जिया की पार्टी ने चुनाव में पार्टिसिपेट करने से इनकार कर दिया था। इसके चलते शेख हसीना चुनाव पूरी तरह जीत कर आ गई थी। भारत ने उनके चुनाव का समर्थन कर दिया था। तो शेख हसीना के खिलाफ खालिदा जिया के जो कार्यकर्ता थे वो और स्टूडेंट्स जो नाराज थे, या फिर कहिए कि जिन्हें मतलब फ्यूल किया गया था बाहर से, वो शेख हसीना के खिलाफ प्रोटेस्ट में खड़े हुए और बकायदा शेख हसीना को निकाल फेंका। अब इनकी जो महत्वाकांक्षा बढ़ने लगी वो ये थी कि शेख हसीना के नाम पर पूरी ऐतिहासिकता खत्म कर दी जाए, बांग्लादेश के निर्माण के ऊपर सवाल खड़े कर दिए गए। मतलब हद तो ये हो गई कि इनके नेतृत्व में कुछ दिन और काम चल जाता तो हो सकता था कि बांग्लादेश में फिर से पूर्वी पाकिस्तान के नारे गूंजने लगते और पूर्वी पाकिस्तान पश्चिमी पाकिस्तान फिर से पुराने भाई भाई होने लगते। इनकी जो तमाम प्रकार के प्रयास थे वो आईएसआई और चाइना से प्रभावित होकर काम करने लगे। इनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं बढ़ने लगी। राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं का परिणाम यह निकला कि इन्होंने राजनीतिक दलों को ही किनारे करना शुरू कर दिया। जिसने कभी राजनीति का सुख नहीं लिया, जिसने कभी शासन का सुख नहीं लिया, अब वो व्यक्ति शासन में ही किसी को नहीं आने देने पर काम करने लगा। मतलब शासन में कोई कैसे आ सकता है, तो आंसर है कि इलेक्शन से आ सकता है। अगस्त से फिर अगस्त आने को हुआ, पूरा पूरा एक साल होने को हुआ, बांग्लादेश में अभी तक इलेक्शन की कोई सुगबुगाहट नहीं आई। सुगबुगाहट नहीं आई, चच्चा पद पर बने रहे। और बकायदा कोई इनसे इलेक्शन की पूछता भी है तो ये कह देते हैं कि बांग्लादेश को हम नया रूप दे रहे हैं, नए रिफॉर्म्स दे रहे हैं, तो समय लगेगा, इलेक्शन इतना जल्दी नहीं हो सकता। तो जो बिना चुना आदमी अगर सरकार चला रहा है तो अंतरिम सरकार का क्लॉज था बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, कि चुनाव होने से पहले 45 दिन पहले या 2 महीने पहले सरकारें अपने पद से हटकर किसी और व्यक्ति को अंतरिम प्रधानमंत्री या अंतरिम वो बना देती हैं, थिंकर बना देती है कि तुम ही अब दोनों के बीच में न्यूट्रल इलेक्शन कराओगे। ये व्यक्ति अंतरिम सरकार को ही साल भर तक तो खींच गया और अगले साल के लिए भी तैयार नहीं है। इनकी बातों को अगर सारगर्भित तरीके से समझा जाए तो ये अगले साल मई 2026 से पहले इलेक्शन के मूड में नहीं है। ऐसे में जिन्होंने इतना संघर्ष किया हो, यानी खालिदा जिया की जो पार्टी रही या फिर जो स्टूडेंट प्रोटेस्टर्स रहे, ये सत्ता में आने का केवल सपना ही देखते रह गए कि भाई साहब आप अगर हटें तो हम सत्ता में आए और हमें सत्ता में आने के लिए इलेक्शन जरूरी है। इन्होंने इलेक्शन का कोई जिक्र